So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़े। और द हिंदू सेशन और मॉर्निंग में आपका 5 AM सीरीज है जिसमें एडवांस करंट अफेयर्स अलग अलग न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो हम लोग कवर करते हैं। आज मॉर्निंग के अंदर 9 बजे के आसपास आपका द हिंदू का सेशन आपको मिल जाता है। इसमें भी जितने भी द हिंदू सेशन में चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखो पहला टॉपिक है गवर्नर इन लेजिस्लेशन। इसी पर बेस्ड मैंने मेंस का क्वेश्चन बनाया है। ये टॉपिक बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटी का टॉपिक है। फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये टॉपिक है मतलब प्रीलिम्स से रिलेटेड। फिर ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। तो न्यूज़पेपर में जो नहीं आया है मैंने पूरा एक लिस्ट पूरा बिल का बना दिया है। ये टॉपिक आपका कैमरास क्या होते हैं, साइंस का टॉपिक है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये साइंस का टॉपिक है। एंड देन फ्री मैरिटन्स क्या होते हैं, ये साइंस का टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं। और फिर आखिरी में जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ दैट इज देयर प्रीलिम्स स्पेसिफिक। जितने भी टॉपिक्स हैं दोज टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड 5 AM सीरीज के अंदर। आपका पूरा मॉर्निंग में हो जाता है एडवांस करंट अफेयर्स। प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो करें। और 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, कल संडे को टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट मैं अनाउंस कर दूंगा। और है ना, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है। और आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि जो टेस्ट है उसको दें। और 6th जो टेस्ट है वो भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है अगले संडे के लिए, तो ज़रूर से ध्यान रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन टेस्ट को दें। आपके साथ वाले जो हैं उनसे आप कॉम्पीट करें एटलीस्ट। मेंस का क्वेश्चन देख लो। गवर्नर कंफ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इज एन आउटकम ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल। 15 नंबर में लिखना मैंने जानबूझ के बड़ा दिया है जिससे आप थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करो। इस पर हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे। तो ये ऑलरेडी टेस्ट 5 हो चुका है, हमारा संडे को हो चुका है। 6th अगले संडे को होना है। अभी तक आपने 5 टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लीज़ उसको दें। काफ़ी लोग अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, आपको भी अपना लेवल पता चलेगा। और 5 AM सीरीज़ जो है आप जो है ज़रूर से उसको करते रहें, जो यूट्यूब में फ्री है। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है गूगल स्टोर में जाके, और फिर आप जो है इन टेस्ट को कर सकते हैं। आकलन सीरीज में आप अपने आंसर को इवेलुएट करा सकते हैं, आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो टेस्ट सीरीज है 50 टोटल 50 टेस्ट हैं। इसका प्राइस आज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, शाम तक हो जाएगा। और इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। जैसे 5 AM सीरीज के लिए बुकलेट भी इसमें आपको मिलेगी, और भी कई सारी चीज़ें। तो जो पहले से जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उनका इसी में इंक्लूडेड होगा। थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन होगा जिसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ई बुक है तो आपको मेल मिल जाएगी, और अगर आप प्रॉपर बुक चाहते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ कॉस्ट ऐड होगा। बाकी सब कुछ आपका इसी प्राइस में रहेगा, आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ, बट जब जैसे आज से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनको फिर जो नई स्कीम के तहत जो भी चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स पे सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेशन। गवर्नर के जो रोल है लेजिस्लेशन के अंदर, ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। अल्टीमेट ये भी बहुत अच्छा, कई सारे एस्पेक्ट है, इस पर चर्चा की गई है। तो लेट्स डिस्कस जो भी एस्पेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसमें बोर्ड ओपन हो जाए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक चीज को। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। देखो पॉइंट समझना क्या है कि आपके पास जो गवर्नर है, जैसे जो आपके गवर्नर हैं, गवर्नर गवर्नर क्या है, गवर्नर बेसिकली ये भी एक प्रकार से नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड है कहाँ के, जो आपकी स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव है उसके, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखना कि एज पर आर्टिकल 200, आर्टिकल जो 200 है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गवर्नर, जैसे मान लो इस कोई भी स्टेट असेंबली है, अगर वो किसी लॉ को पास करती है, कोई भी लॉ पास होती है तो वो गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर जो है एज पर द आर्टिकल 200 वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो असेंट दे सकते हैं, या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या फिर अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। या सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पे वो प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं।
अब देखो हमें समझना, इस पर मैंने पहले भी आप लोग से ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। तो पॉइंट हमें समझना है कि जो भी गवर्नर, जो कि एग्जीक्यूटिव एक प्रकार से हेड हैं, तो नॉमिनल, तो जो गवर्नर हैं, क्या गवर्नर अ, अपने डिस्क्रिशन का इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो स्टेट असेंबली द्वारा पास्ड जो बिल है उसको उसके जो एसेंट है, क्योंकि जब तक वो अपनी सहमति दे के साइन नहीं करेंगे, वो जो बिल है वो एक्ट आपका नहीं बनेगा। जो बिल है, दैट बिल विल नॉट बिकम एन एक्ट, एक्ट आपका नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सपोज करो कि जो बिल है वो एक्ट नहीं बन रहा है, तो इससे पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी अफेक्ट होता है। और स्टेट असेंबली में जो चुने हुए आपके हैं या जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली अकाउंटेबल हैं लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज आप मतलब आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, कि जो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल में हमने लेजिस्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल गवर्नर को दे रखा है। तो अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट के अंदर वो हमने प्रेसिडेंट जो है उनको दे रखा है। तो अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल की बात करें, तो लेजिस्लेटिव डोमेन, एग्जीक्यूटिव डोमेन और जुडिशरी डोमेन, ये 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं। तीनों एक दूसरे के इस एरिया में इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और उसमें आप कह सकते हैं कि कई सारे लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव कई सारे कार्य लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा, उनके द्वारा किए जाते हैं। इवन पूरी की पूरी जो सरकार है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव रोल भी निभाती है। और जो जुडिशरी है वो एक प्रकार से लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कई बार निभाती है, और कई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी उसका रोल होता है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल डाइल्यूट होगा, और जब डाइल्यूट होगा तो वहाँ कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए तो खास तौर से जो आपके स्टेट लेवल पे ये सब देखने को भी कई बार लगातार जो है वो मिल भी रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लेट्स सी, तो यहाँ पे देखें कई सारी चीज़ें जो इसमें हाईलाइट की गई हैं। क्या है, एक तो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो गवर्नर है वो एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं अपने एसेंट को, वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, और वो बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 मेजर पावर्स हैं जो कि गवर्नर के पास है। अगर बिल उनको भेजा जाता है तो इन 4 में से, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये स्टेप गवर्नर के द्वारा आपका लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली जब आप इन चीज़ों पे चर्चा करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आप केस याद रखो। जैसे शमशेर सिंह केस आपको याद होना चाहिए, इस पर हमने कई डिस्कशन भी कर रखा है, पहले भी आर्टिकल इन एरियाज पे आ रखा है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द शमशेर सिंह केस, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते वाइल विद होल्डिंग द एसेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे ऑनरेबल जो कोर्ट है उसने भी जो है शमशेर सिंह केस में इस चीज को हाईलाइट किया है कि गवर्नर बिल को जो मतलब जो बिल है उस बिल जो बिल है उस बिल को जैसे मान लो गवर्नर जो है, जो बिल है उस बिल को आप कह सकते हैं कि उसके लिए जो एसेंट है उस एसेंट को विदहोल्ड करना, जो एसेंट है एसेंट को विदहोल्ड करना मतलब सहमति ना देना, ना हाँ बोलना ना बोलना, लटका रखा है, और या फिर रिटर्न करना। दोनों ही कंसिडरेशन में देखा जाए तो जो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें उन्हें कार्य करना पड़ेगा एज पर द एडवाइस एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये बहुत ही मतलब आप ये समझो कि बड़ी एक अजीब सी स्थिति है। कैसे? क्योंकि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और अगर आप देखोगे कोई भी लॉ अगर स्टेट असेंबली के अंदर आता है तो वो पहले से ही सारा उसका फ्रेमवर्क जो होता है वो स्टेट कैबिनेट के द्वारा ही पास किया जाता है, और फिर स्टेट असेंबली में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बाद में आप ये देखो कि बिल पास भी किनके द्वारा किया गया, क्योंकि सरकार किसकी रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो एक प्रकार से सरकार ही है। सरकार किसकी होगी, जिसका लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है। तो आप ये देखो कि जब लेजिस्लेटिव बॉडी जो है जो लॉ बना रही है, जो लॉ आपकी बना रही है जो बॉडी, उस बॉडी के अंदर जो लॉ फ्रेमिंग है वो एग्जीक्यूटिव ही कर रही है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या है, रियल हेड है एक प्रकार से। एग्जीक्यूटिव जब हम बात करते हैं मतलब जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जिनका काम है, वो रियल बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। उन्हीं के द्वारा जो लॉ
को पास किया जाता है, उसकी फ्रेमिंग की जाती है और फिर लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एग्जीक्यूटिव या सरकार होती किसकी है? जिसका लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी होती है। तो जिसने जो लॉ लेकर आए, अब कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में क्या कहा कि अगर गवर्नर जो है, अगर लॉ को मतलब कोई भी बिल उनके पास आता है तो उस पर अपना डिस्क्रिशनरी पावर ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, वो विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब वो रिटर्न कर सकते हैं या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं अपने असेंट को अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे नहीं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, रादर इट शुड बी एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप खुद देखो कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो जो है वो आपका क्रिएट होता है बिकॉज वी डोंट फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, मतलब जनरल सेंस में हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आप यूएसए की बात करो तो पूरे तरीके से अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी पूरे तरीके से अलग है और एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरे तरीके से अलग है। अब यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो बनेगी ही, मतलब सरकार बनेगी उसी की जिसका लेजिस्लेचर के अंदर नंबर सबसे ज़्यादा है। तो जो लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी एग्जीक्यूटिव है और फिर जो लॉ को रिव्यू भी करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी आपका एग्जीक्यूटिव है। तो कुल मिला के एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें देखो एक स्पेसिफिक पॉइंट कहा गया कि जैसे मान लो अगर विद होल्डिंग ऑफ एसेंट कब कहा जा सकता है, विद होल्डिंग ऑफ एसेंट की स्थिति कब बन सकती है, ये एक यूनिक केस दिया गया है। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल है, इसके कंटेक्स्ट में दिया गया, जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके कंटेक्स्ट में हाईलाइट किया गया। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर सिंपली मीन्स कि जो सरकार का हिस्सा नहीं है, मतलब जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है उनके द्वारा कोई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो सरकार का ही बिल होगा, लेकिन उनके अलावा अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करेगा तो प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है और सरकार नहीं चाहती है कि ये बिल सफल हो तो उस स्थिति में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकती है कि इस बिल के एसेंट को आप विदहोल्ड कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति जो है एक प्रकार से बनती है इन केस ऑफ अ प्राइवेट मेंबर बिल की जब हम बात करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे बिकॉज है ना कि मान लो प्राइवेट मेंबर बिल है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बिल आ जाएंगे और सरकार चाहेगी कि जो भी बिल आए उसके द्वारा ही आए और उसके कोऑर्डिनेशन के साथ ही आए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है वो मतलब एडवाइस कर सकते हैं, दे कैन एडवाइस कि ठीक है ये जो बिल है इस पे आप एसेंट ना दें, अपने एसेंट को विदहोल्ड करें। तो ये एक यूनिक केस है जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आपके रिकमेंड कर सकते हैं कि इस बिल के लिए जो एसेंट है उसको विदहोल्ड आपको मतलब विदहोल्ड आपको करना है। दूसरा कहा गया कि देखो जो गवर्नर हैं वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, फॉर सर्टेन बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं। जैसे किसके लिए रिजर्व कर सकते हैं? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो जैसे मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बिल के तहत हाई कोर्ट के पावर को रिड्यूस, अगर ऐसी स्थिति आए पावर को रिड्यूस किया जाए या फिर कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है और उसमें हो सकता है कि जो पार्लियामेंट का लॉ ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, पार्लियामेंट का लॉ ऑलरेडी आपके पास है और उस है ना, तो क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ है, अब अगर आप स्टेट का लॉ अगर आता है तो उस केस में बिना प्रेसिडेंट की सहमति किए वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई लॉ बनाया जाता है, अगर वो स्टेट सब्जेक्ट में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे स्टेट द्वारा ही लॉ फ्रेमिंग होगी। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है और उसमें ऑलरेडी पार्लियामेंट का लॉ है, मतलब सेंट्रल लेवल पे लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में स्टेट का लॉ तभी इंप्लीमेंट हो सकता है अगर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा। उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं, गवर्नर सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए ही जो है भेज सकते हैं। सो ओनली अंडर द रेयर सर्कमस्टेंसेस जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही रेयर है ना, तो यहाँ पे कहा गया कि जो रिकंसिडरेशन है, ये जो हमने दो चीजें देखी उसमें ही अपने उसको रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट को ले डाउन नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज हाईलाइट नहीं है कि अगर सपोज करो उन्हें अपने एसेंट को विदहोल्ड करना है तो विदहोल्ड कब तक करेंगे वो, विदहोल्ड मतलब 3 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, ये कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। ऑल्दो कुछ जजमेंट्स में कुछ ड्यूरेशन बोला गया है, 3 मंथ्स का टाइम बोला गया है, और कुछ कमीशंस हैं उनके द्वारा भी बोला गया। जैसे अगर आप देखोगे सरकारिया कमीशन 1987 की है, उसने जो अपनी रिपोर्ट कही है तो इसमें कहा गया कि जो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट
only the reservation of the bill for the consideration of the president, that too under the rare cases of unconstitutionality that can be implied as the discretionary power of the governor। तो देखो यहाँ पे साफ साफ सरकारी कमीशन ने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है स्टेट के द्वारा जो अनसंवैधानिक हो, उसी स्थिति में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए किसी बिल को, है ना, जो डिस्क्रिशन है उसका इस्तेमाल करते हुए किसी बिल को जो है वो प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उनको रिफर कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें भी सरकारी कमीशन ने भी साफ साफ जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस डिस्क्रिशनरी पावर को हाईलाइट किया। फिर इसी तरीके से पुंछी कमीशन जो 2010 में थी उसने भी कहा कि गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर देयर असेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब देखो पुंछी कमीशन ने इस बात को कहा, पुंछी कमीशन ने इस चीज को हाईलाइट किया कि जो भी आपका ये बिल है, ये जो बिल आपके पास लेकर आया गया है उसको आप लेके बैठे ना रहे, विद इन 6 मंथ उसमें डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन पुंछी कमीशन ने भी हाईलाइट किया। और डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो सकती है गवर्नर की, वो सरकारी कमीशन ने उसके बारे में बोला। देखो जब आप बातें लिखते हो ना तो यही सब चीजें आपको मतलब लिखनी होती, खासतौर से किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या इवन पॉलिटी गवर्नेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ नीड फॉर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जो है वो एक प्रकार से एक्ट करते हैं एज अपॉइंटेड ऑफ अ सेंटर। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, जैसे मान लो आपके पास सेंटर है, मतलब आपके पास केंद्र है। अब केंद्र एक स्टेट है, जैसे मान लो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी P1 है, और ये एक स्टेट है, यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी P1 है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में P2 है, ये स्टेट 2 है। तो देखो इनके बीच तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत यहाँ आती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अगर हैं। तो यहाँ पे क्या कहा क्या गया कि ऐसी स्थिति में जो गवर्नर है ना, गवर्नर एक संवैधानिक पोजीशन है, लेकिन गवर्नर जो है वो एक्ट करते हैं कैसे, एज अ अपॉइंटी या एजेंट, अपॉइंटी या फिर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करती है, और स्टेट का जो ट्रस्ट है सेंटर के प्रति वो भी रिड्यूस होता है, क्योंकि स्टेट को ये लगने लगता है कि क्योंकि हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे पावर में है, तो यहाँ पे इस स्थिति में ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि सेंटर गवर्नर के माध्यम से इस स्टेट को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म, ऑल्दो ये जरूर से कहा जाता है कि जो फेडरलिज्म है बेसिकली हमेशा से कहा जाता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। एक रिकमेंडेशन ये भी दी गई कि जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो तो उनके अपॉइंटमेंट में जो टीम बने या जो भी प्रोसेस कंसल्टेशन का हो उसमें चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए। ऑल्दो कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि जैसे उसी स्टेट के नहीं होना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सब रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन ये बात कही गई जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी उनके प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का होता है उसमें कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो साथ में ही उनको कार्य करना है, साथ में ही कार्य करना है। और इवन पुंछी कमीशन ने एक चीज और हाईलाइट की, पुंछी कमीशन ने ये कहा कि गवर्नर अगर मतलब मान लो थोड़ा कन्फ्लिक्ट की स्थिति है तो गवर्नर को भी इम्पीच किया जा सकता है स्टेट असेंबली के द्वारा। अगर सेंटर नहीं हटा रहा है, मान लो कुछ स्थिति ठीक नहीं है, कन्फ्लिक्ट की स्थिति है, तो उस स्थिति में जो स्टेट असेंबली है वहां पे एक रिजोल्यूशन के माध्यम से गवर्नर को भी इम्पीच किया जा सकता है। ये चीज भी जो है आपका ये पॉइंट पुंछी कमीशन के द्वारा हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नर्सेस एसोसिएशन ऑनर्ड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये प्रीलिम से रिलेटेड है, नोट कर लेना। तो इनको ऑनर किया गया है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोविड-19 में जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स डिवाइडेड ऑन सेल्फ रेगुलेशन। अब इसमें देखो ये अपना अपना ओपिनियन है इस पर, पहले हम इस लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेशन अगर आप देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें। 5 AM सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। और जो टेस्ट मैं दे रहा हूं आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, कल 5वां टेस्ट हो गया, 6ठा टेस्ट इस संडे को है, प्लीज़ उसको टेस्ट दें। नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं है, और बहुत अल्टीमेट और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होगा। और इस टेस्ट सीरीज में जिसमें 50 टेस्ट है, इसका प्राइस आज इंक्रीज हो जाएगा 5-6 बजे। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो जो न्यू प्राइस होगा उसमें और भी चीज़ें रहेंगी। बट जो पहले ज्वाइन कर लेंगे
तो वो उनका ओल्ड प्राइस में ही सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, एक्सेप्ट जो जैसे मैं बुकलेट्स और वो सारी जो आप लोग को दूंगा बना बना के बढ़िया तरीके से, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई चीज़ अगर आपको भेजा जाता है तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, दैट विल वो 30 40 50 जो भी रुपया होता होगा, तो वो आपको लगेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें ये मतलब आपको कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। मेन ये है कि आपके पास कंटेंट टेस्ट पेपर्स पहुँचे और बुकलेट्स पहुँचे और आप उसको जम के प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो ये ध्यान रखना है। लीगल एक्सपर्ट्स डिवाइडेड ऑन सेल्फ रेगुलेशन प्रोविजन इन ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल। अब इसमें देख लेते हैं इस बिल के ऊपर, इस बिल के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, एक एक करके जो प्रोविजंस है आपको पता होना चाहिए, और ये आप पॉलिटी सेक्शन के अंदर जो है नोट कर सकते हैं, है ना। और किस तरीके के जो मतलब बिल की प्रोविजंस कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो ड्राफ्ट बिल पे भी कई बार प्रश्न आपका आया है। तो ये जो ड्राफ्ट बिल है जो कि ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है उसको देखिए जो चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, और ये एग्जिस्टिंग केबल टेलीविज़न जो नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है 1995, इसको ये और दूसरे कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड है उसको ये रिप्लेस करेगा। और ये बिल और भी लेवल पे, जैसे मान लो OTT प्लेट कंटेंट है, डिजिटल न्यूज़ है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज कई चैनल्स में कवर होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप रेगुलेट इस बिल के माध्यम से ही आपकी की जाएंगी। इस बिल में ये भी कहा गया कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी। कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी को भी ये इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी को भी ये प्रोवाइड करता, मतलब जो भी कंटेंट दिया जाता है उसको इवेल्युएट, वो चीज़ें नज़र रखना कैसा क्या कंटेंट है, तो उसको इवेल्युएशन कमेटी भी है। फिर आपके पास ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल भी है और सेल्फ रेगुलेशन के लिए। फिर उसका डिफरेंट प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजमेंट कोड भी है डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए। फिर एक्सेसिबिलिटी मेजर्स भी हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और पेनल्टीज और ये सब भी इंक्लूडेड है। तो देखो यहाँ पे कंटेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाए, फिर इसके बाद इवन जो डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं वो कैसे कंटेंट एक्सेस कर सके, तो उसके लिए गाइडलाइंस है, एक्सेसिबिलिटी एस्पेक्ट अगर बात की जाए। फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट कोड है, कैसे क्या एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जैसे मान लो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें कैसे चीज़ें रेगुलेट होंगी। सेल्फ रेगुलेशन को काफ़ी अधिक आपका कहा गया। तो देखो सेल्फ रेगुलेशन में जनरली क्या होता है कि सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के तहत खुद से चीज़ों को रेगुलेट करना, मतलब हर चीज़ को सरकार रेगुलेट नहीं करेगी, खुद से रेगुलेट करना। अब देखो इसमें खास तौर से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लेवल पे, जैसे मान लो जैसे बहुत सारे लेवल पे, जैसे OTT कंटेंट है या डिजिटल न्यूज़ है, ठीक है, OTT कंटेंट है, डिजिटल न्यूज़ है या करंट अफेयर्स है, ऐसे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी नई नई चीज़ें आने लग गई हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ गई, जब नई नई चीज़ें आने लग गई हैं, तो उन नए नए चैलेंजेस को यूज़ करते हुए रेगुलेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे उसके लिए आपको कंसोलिडेशन और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया गया है। कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन और फ्यूचर रेडी प्रोविजंस, मतलब जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके माध्यम से चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंटेंट डिलीवर किया जाता है, डिजिटल न्यूज़ हैं, तो वो सब चीज़ें के लिए सब प्रॉपर डेफिनेशन देना कि क्या किसे क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। फिर जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन को काफ़ी अधिक को, मतलब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब कि खुद से चीज़ों को रेगुलेट करना, सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रहेंगे और उसके माध्यम से सेल्फ रेगुलेट करना। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी होगी जो इस सब चीज़ों को देखेगी, फिर आपके पास कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी भी होगी, ये भी रहेगी। और फिर उसके बाद जैसे मान लो अभी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है, तो उसके तहत मतलब उस और ज़्यादा उसको पार्टिसिपेटिव करना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का हिस्सा बने। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कोड हो, डिफ्रेंशिएटेड प्रोग्राम कोड हो, कोड में बेसिकली वही रूल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट से अब कुछ भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते या गलत सलत एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, सर्टेन सेट ऑफ लॉज रेगुलेशंस होंगे तो उसको फॉलो आपको करना है। जो पर्सन डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी जो फेस कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे कंटेंट को एक्सेस किया जा सके, तो उस पर भी फोकस आपका किया गया है। फिर पेनल्टीज हैं, जैसे मान लो सर्टेन रेगुलेशंस हैं, सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको ऑप्ट नहीं किया जाता, तो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज हैं जो आपकी लगाई जाएंगी, लागू की जाएंगी, ये भी इसके अंदर की गई है। तो जो पेनल्टीज होंगी वो इक्विटेबल होंगी। इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि किसी पे, मतलब इक्विटेबल इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को कम कर दिया सेम चीज़ के लिए किसी को ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी पेनल्टी है अगर सर्टेन क्लॉज में फ्लॉ आता है तो उस स्थिति में
जो ऑलरेडी डिसाइडेड पेनल्टी वो लागू होगी। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग भी है, और इसमें एक टर्म भी मेंशन्ड है, दैट इज राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे जनरली टेलीकम्युनिकेशन एस्पेक्ट में इस्तेमाल भी होता है। जैसे मान लो राइट ऑफ वे की अगर बात करोगे तो ये क्या है, कोई भी लैंड एरिया है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोडवे। जैसे मान लो एक रोड बनी है, अगर आप देखोगे तो रोड बनी है तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे पोल्स लगे होते हैं, और वो पोल्स हैं, रोड है, सरकारी होता है, और उसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको प्राइवेट वाले भी यूज़ करते हैं। मान लो केबल, इंटरनेट, ये सब प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं। तो इसी के अंदर आपका राइट ऑफ वे कंसिडर किया जाता है कि उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, बट सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लो वो एक पोल है, उस पोल का सर्टन किराया रख दिया कि बोला अगर आप है तो साल का 50 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और राइट ऑफ वे पर भी इस पर फोकस किया गया। तो जरूरी इसलिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग अगर नहीं करेंगे तो सब अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे बहुत कॉस्ट एड ऑन हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग किया जाए और राइट ऑफ वे पे फोकस आपका किया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। किमेरास होस्ट टू मल्टीप्लाई जीनोटाइप एंड में ह्यूमन ऑर्गन्स के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक टर्म है किमेरास करके, एक टर्म है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी, ध्यान समझना है इसको। जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सारी जीन्स जो होती हैं वो जीन्स मिलके उसका जीनोटाइप बनाती है, उसकी जीनोटाइप बनाती है। सपोज करो कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पे एक टाइप ऑफ जीनोटाइप तो है ही, एक दूसरा टाइप ऑफ जीनोटाइप भी प्रेजेंट हो जाए। जैसे मान लो मेल का भी प्रेजेंट है, फीमेल का भी प्रेजेंट है, या कोई भी ऐसी कोई एक फीचर से रिलेटेड जीनोटाइप भी प्रेजेंट है, दूसरे से भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्थिति आएगी उसके लिए हम ये जो किमेरा शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द आपको याद रखना है। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब कहा क्या गया, अभी एक बार और बताऊंगा जो लिखा है उसको देखते हुए, कि यहाँ पे कहा यह गया कि ये जो किमेरा वाली बात है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट इट, तो जो किमेरा की एस्पेक्ट की अगर आप बात करो तो ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस पे हाईलाइट किया गया। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो जेनेटिक किमेरा है इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप प्रेजेंट है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप 1 और जीनोटाइप 2 दोनों प्रेजेंट है। जीनोटाइप 1 का मतलब क्या, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, एक मंकी है, अब उस मंकी का जीनोम हमें पता है कि उसमें जीवन ही प्रेजेंट होता है, मतलब जीवन सारी जीन्स जो है प्रेजेंट ऑलरेडी हमें पता है, बट उस मंकी के अंदर G2 भी प्रेजेंट है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज होती हैं जहां पे मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप प्रेजेंट होता है, उसी के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक किमेरा शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। जैसे हाफ साइडर बज रिगर करके है, जिसे टाइप ऑफ अ कॉमन पैराकीट, जो पैरेट टाइप होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, तो वो भी एक नेचुरल ये भी क्या है, वो भी क्या है, एक नेचुरल किमेरिज्म का ही एक वो एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ किमेरिज्म। इसी तरीके से एंगलर फिश है, ये भी इसमें भी है। इसमें भी क्या है कि इसमें मेल और फीमेल साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक चीज़ें साथ में प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये ऐसी फिश भी आपके पास है, एंगलर फिश जिसे हम कहते हैं। ऐसा ही कुछ आपका एक मैराइन स्पॉन्जेस में भी देखने को आपको मिलता है। तो ये है, तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे कई सारे जीव हैं जिसमें जेनेटिक किमेरास प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स डिस्टिंक्ट जीनोटाइप उनमें प्रेजेंट है। अब इसके पीछे इन्होंने रीजंस बताए हैं कि आखिर रीजन क्या है। तो एक रीजन जैसे इसमें क्या बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी आपका अगर स्थिति बनती है, लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो एक फीटस बनता है। फीटस क्या होता है, जो बच्चा है, तो उसी समय मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाए कई दूसरे जीवों में। तो जैसे एक बार प्रेगनेंसी हुई तो उससे कुछ फीचर्स आ गए, दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई तो उससे कुछ फीचर्स आए। तो ये जो फीटस है उसमें इसका जेनेटिक मेकअप भी होगा, इसका भी जेनेटिक मेकअप हो गया। तो ये जो एक प्रकार की प्रेगनेंसी है
जो ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किमेरा। दूसरा ये कहा गया कि दो, जैसे मान लो कि मेल है आपका और मतलब फीमेल है और मेल है, इसका स्पर्म और ओवा मिलते हैं, मिलने के बाद ये जायकोट का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये दो से ज्यादा जायकोट एक साथ फ्यूज कर जाएं तो उस स्थिति में भी जो नया बनेगा उसमें भी दो डिस्टिंक्ट जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकते हैं, इसका एक हो जाएगा और एक इसका जीनोटाइप प्रेजेंट हो जाएगा। तो थोड़ा टेक्निकल है बट थोड़ा आपको इस कंसेप्ट के बारे में आइडिया थोड़ा होना चाहिए, और अगर आप दोबारा सुनना चाहो तो पीछे करके कर्सर आप सुन सकते हो। तो कुल मिला के इसमें कहा गया कि जो किमेराज हैं उसमें दो डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स प्रेजेंट है, एक मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी फैक्टर है, दूसरा फ्यूजन ऑफ जायकोट्स एक फैक्टर है, जिस वजह से जो किमेराज है वो देखने को जो है वो आपका मिलता है। इवन इसमें बोन मैरो, जो बोन मैरो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी एक चीज कही गई है। अब इसमें देखो कहा, ध्यान से सुन लेना इसको, एक बार सुन लो पेन रख के नीचे, कि सपोज करो कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, मतलब अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, इसको थोड़ा डायग्राम से बताता हूं कि अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है तो ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये रिसिपिएंट है और ये आपका डोनर है, ये क्या है, ये डोनर है। अब अगर ये आपका इसको बोन मैरो दे रहा है, बोन मैरोज जो है इसको ट्रांसप्लांट कर रहा है, ठीक है, तो अगर सपोज करो ये जो है डोनर रिसिपिएंट को बोन मैरो ट्रांसफर कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो डोनर के जो सेल्स हो सकते हैं उसमें सर्टेन जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, और रिसिपिएंट जो है उसकी अपनी सर्टेन जेनेटिक मेकअप हो सकता है, जीन हो सकती हैं, ठीक है। तो एक डोनर का के द्वारा जो चीजें मतलब बोन मैरो की गई हैं और फिर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उससे, तो उसकी अपनी जीन्स कुछ हो सकती हैं और रिसिपिएंट की भी अपनी एक जीन्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, दो डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी देर इज अ पॉसिबिलिटी, जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में भी जो कैमरिज्म है, कैमरा जो है वो देखने को आपका मिलता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब दूसरी एक टर्म है, ये एक और कंसेप्ट इसमें दे रखा है, दैट इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। कुछ साल पहले इस पर नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स के बारे में इसमें हाईलाइट किया गया। अब देखो ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स को जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या ही पढ़ रहा हूँ। आप और भी जगह से सेशंस कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ तो ये हेडलाइंस पढ़ा रहे हैं, कोई वर्ल्ड कप पे डिस्कशन कर रहा है। अब वर्ल्ड कप पे चलो अलग से वीडियो बना दूंगा, दुख की बात तो है, बट अब उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। कल मतलब आप ये मानो मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मैं तो 1 मिनट अभी तक सोया नहीं हूँ, और फिर मैंने सोचा कि सेशन लेने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब इतना शॉकिंग था ना, वर्ल्ड कप हार गए, पता नहीं कैसे। यही एक मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब अब ये किस्मत की भी बात होती है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस पर। हम लोग कभी और डिस्कशन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, ये देख लेते हैं इस पर। देखो इस डायग्राम को आप देखना, इस डायग्राम से समझना चीज़ों को, ठीक है। ये डायग्राम ये ज़्यादा बेटर है, इसमें देखना, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्या देखना है, जैसे जनरली क्या होता है, एक टर्म आप पहले समझ लो, एक हम टर्म यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में क्या होता है, स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं, इन ये क्या है डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेम सेल्स का यही है। जैसे मान लो जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। स्टेम सेल्स ही जैसे हमारा शरीर का पूरा जो ये अलग अलग ढांचा पूरा क्रिएट हुआ, डिफरेंट सेल्स बने हैं, वो स्टेम सेल्स की वजह से ही बने हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स मान लो एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होते हैं इनिशियल फेज में, या मान लो बोन मैरो है वहां पे ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। तो कुछ तो देखो नेचुरल ही होते हैं स्टेम सेल्स, बट जब आप नॉर्मल जो सेल है, मतलब नॉर्मल सोमैटिक सेल्स जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में आप क्या करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, और वो चेंजेस करके फिर ये नॉर्मल सेल्स एक तरीके से स्टेम सेल्स के रूप में बिहेव करता है। जब नॉर्मल सेल्स स्टेम सेल्स के रूप में बिहेव करता है, जब आप सर्टेन चेंजेस करते हो, तो उसे ही हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। वी कॉल इट एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। जो ये शब्द है, ये शब्द इसके लिए जो है
इस्तेमाल किया जाता है। ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें पूरा कंटेंट लिखा है तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं फ्री मैरिटन्स ब्लैक शीप एमंग कैटल। अब इसमें आपको फ्री मैरिटन शब्द थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी चीज तो ठीक है। ये भी मेंस में का प्रश्न इसमें नहीं आएगा, प्रीलिम्स का ही बनेगा। इस सेशन का पीडीएफ आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसको आप सौरभ पांडे सीएसई ऐप को डाउनलोड करके आकलन सीरीज में अपने आंसर को अपलोड कर सकते हो, चेक हो जाएंगे। थोड़ा समय लग रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आप अगर इवेलुएट नहीं भी करना चाहते तो पोस्ट में जरूर से डालें, ठीक है। वैसे पोस्ट करते रहना चाहिए आंसर आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, free maritons are the sterile female cattle that result from the twinning of male and female within the same uterus। तो देखो ये क्या है कि जैसे ट्विनिंग का मतलब होता है, ट्विंस होते हैं ना, मेल और फीमेल ट्विन करते हैं। ट्विन मतलब क्या बोलते हैं, जुड़वा टाइप, है ना। तो जब ये जुड़वा करते हैं तो उसमें एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे जो फीमेल कैटल प्रोड्यूस होती है और उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फर्टाइल नहीं होता है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर सकती, तो वो स्टेराइल फीमेल कैटल होता है। मतलब क्या हुआ कि जब मेल और फीमेल की ट्विनिंग की जाती है, ट्विनिंग मतलब जैसे ट्विंस होते हैं ना, ट्विनिंग अगर की जाती है तो फिर जो रिजल्टेंट फीमेल है वो स्टेराइल हो सकती है। तो वो जो रिजल्टेंट फीमेल जो स्टेराइल है उसी को हम फ्री मैरिटिन्स शब्द उसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल है इसमें मेल और फीमेल फीटस के बीच जो ब्लड का एक्सचेंज है वो एक फैक्टर आपका बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें कहा गया कि सर्टेन जो सेल्स हैं जिसमें वाई क्रोमोसोम्स हैं उसको शेयर करना फीमेल के साथ वो शेयर हो जाता है। तो इस वजह से स्टर्लिटी जो है देखने को मिलता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। फ्री मैरिटन शब्द आपको याद रखना। क्वेश्चन देख लो, कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इज एन आउटकम ऑफ डायल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने में सोच के बढ़िया तरीके से लिखना। प्रीलिम्स टेस्ट 6 इस संडे को शेड्यूल्ड है, 5th अगर आपने नहीं दिया तो जरूर से दो। 1 2 3 4 5 टोटल ऐसे 50 टेस्ट होंगे, तो देना जरूर से। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है। और ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। आकलन सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट कवर कर लो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच भी आने वाला है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आएगा तो मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, तो ये आप लोग जरूर से ज्वाइन करना। और अगर आप अपने आंसर इवेलुएट नहीं भी कराना चाहते तो वैसे पोस्ट करते रहना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप इस ग्रुप में जरूर से डालें और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में लिखने की। इसका पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।